दोस्तों, आज की कहानी है। बड़ी बहू अपनी बेटी को छोटी बहू के पास भेज दे, तेरा बोझ कुछ कम हो जाएगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बहू जब अपनी समझदारी ना हो तो दूसरों के फैसलों को मानने में ही समझदारी होती है। कभी तुमने सोचा है कि तुम्हारे सासा ससुर के दोनों बेटों को लड़के और लड़कियां दोनों हैं। तुम्हारी पहली संतान लड़की हुई, थोड़ा सा मुझे दुख हुआ, पर मैंने सोचा कोई बात नहीं, अगली बार लड़का हो जाएगा। मैं ये क्या सुन रही हूँ, तुम दूसरा बच्चा नहीं चाहती। तुम्हारा ये फैसला एक तरफा है। कभी हमारे यहाँ मोहन पति के मन के बारे में भी सोचा है। सुगदा जी अपनी बहू नेहा से कहती है। नेहा बोली, मम्मी जी, क्या मुझे आपने जिंदगी का ये फैसला लेने का भी अधिकार नहीं? बच्चे कितने होंगे अब ये भी हमें परिवार से पूछकर करना होगा। आप लोगों का क्या है, आप लोग तो नसीहत दे देते, बाद में बच्चों का पालन पोषण हमें करना पड़ता है। सुगदा जी बोली, बहू ये कैसी बातें कर रही हो? हमने अगर 2 बच्चे किए तो क्या हम भूखे मरे? अरे अपने बारे में या अपनी बेटी के बारे में सोचो। जब वो अकेली होगी तो किससे अपना दुख दर्द बांटेगी? ऐसा ना हो कि हमारे हिस्से की संपत्ति भी हमारे रिश्तेदारों में बट जाएगी। तुम्हारी मर्जी। आजकल की औरतों को अपनी खूबसूरती बरकरार रखने के लिए अपने ही बच्चे बोझ लगते हैं। इतना कहकर सुगदा जी वहाँ से चली गई। उनके जाने के बाद नेहा मोहन से बोली, क्या आप भी यही सोचते हैं? मोहन बोला, मैं तुम्हारे हर फैसले में साथ हूँ, पर माँ ने जो कहा, कल को हमारी बेटी भी अकेली ना हो जाए तो उसके बारे में सोचना होगा। नेहा बोली, क्या हम अपनी मर्जी से कुछ फैसला नहीं कर सकते? याद रखिए, कल को परिस्थिति बिगड़ी तो आप मुझे दोष मत देना। पति और परिवार की खुशी के लिए आखिर नेहा ने सबकी मर्जी मान ली, क्योंकि कहीं ना कहीं बात उसकी बेटी की थी। समय बीता, नेहा ने एक बच्चे को जन्म दिया। वो अपनी जिम्मेदारियों को भी भली भांति निभा रही थी, पर कभी कभार घर वालों के मन में लड़की और लड़कियों जैसा भेदभाव जागने लगा। दोनों बच्चे जैसे जैसे बड़े हो रहे थे, जिम्मेदारियां और खर्चे भी बढ़ रहे थे। जो सास ससुर पोते के जन्म से पहले भूमिकाएं बांधते थे, जिम्मेदारियां आने पर वह अपना पल्ला झाड़ देते और कहते, बच्चा क्या हमारे भरोसे पैदा किया था, हम क्यों समझौता करें? ये कमाने वाला और इतने जन खाने वाले घर के ऊपरी हिस्से में किराएदार पर वह किराया नेहा के सास ससुर अपने ऊपरी खर्च के लिए रखते थे। राशन पानी दवाई सब मनोहर की जिम्मेदारी थी। फिर न जाने कौन सा उन्हें खर्च होता था। जब कभी मनोहर परेशान होते तब नेहा कहती, ऐसी हालत तभी होती है जब हम दूसरे के कहने पर अपनी जिंदगी का फैसला लेते हैं। मनोहर बोले, तुम सही कहती थी, जैसी हमारी आमदनी है उस हिसाब से हमें एक ही बच्चा करना चाहिए था, पर अब जो हो गया उसे ठीक करे। नेहा बोली, हमारी जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई है और हमारे बच्चों की जिंदगी अभी शुरू भी नहीं हुई है, तो हमें अब सोच समझ कर फैसला लेना होगा। मनोहर ने नेहा के बाद में सहमति जताई। धीरे धीरे बच्चों की पढ़ाई का खर्चा बढ़ता जा रहा था। एक रोज नेहा बैठकर हिसाब लगा रही थी, तभी सुगदा जी पहले इधर उधर देखे, फिर बोली, बहू तुम दोनों को परेशान देखते हुए मैं और तुम्हारे ससुर जी ने एक फैसला किया है। नेहा बोली, कैसा फैसला? वो बोली, बबली नेहा की बेटी को उसके सासा सासी के पास भेज देते हैं।
वो उसे पढ़ाने का खर्चा भी उठा लेगा और बबली के रहने से छोटी बहू को मदद भी मिल जाएगी। निया अपनी जगह से उठी और बोली, बस सब और नहीं, हमारी जिंदगी का अब हर फैसला मेरा होगा। आपने सोचा भी कैसे कि आप मेरी बच्ची को अपने दूसरे बेटे के पास उसकी दासी बनाकर भेजेगी और मैं सर झुकाकर आपका फैसला मान लूंगी। आप होती कौन है मेरी बेटी, हमारे जीवन का फैसला लेने वाली। निया की तेज आवाज सुनकर उसके ससुर जी और मनोहर कमरे से बाहर आए। मनोहर निया को बोला, निया ये क्या तरीका है माँ से बात करने का। निया बोली, बस बहुत सुन ली, अच्छी पत्नी होने का धर्म भी निभाया, माँ का धर्म निभाने की बारी है। आपको पता है आपकी माँ आपकी बेटी को आपके भाई के घर की नौकरानी बनाना चाहती है। मैं पूछती हूँ कि आज भी उनका फैसला आप मानेंगे। इतना कहते हुए निया ने पूरी बात बताई। मनोहर का मुंह खुला का खुला रह गया। सुगदाजी बोली, भलाई का जमाना ही नहीं है। अरे वो कौन सा तुम्हारी बेटी को नौकरानी बनाकर रखेगी, बस तुम्हारा बॉस कम हो जाएगा। निया बोली, माँ के लिए उसके बच्चे बॉस नहीं होते। आप ऐसी जैसी मानसिकता रखने वालों के लिए बहू बेटी हमेशा बोझ होती है। अरे जब मरोगे तो मुखाग्नि बेटा दे, यहाँ बेटी क्या देखने आओगे। सुगदाजी बोली, मनोहर सुन रही हो तुम्हारी पत्नी क्या कह रही है, ये घर हमारा है क्या, अभी इस घर के फैसले ये लेगी। मैं अभी जिंदा हूँ, शायद तुम लोग ये भूल गए हो। निया बोली, नहीं मम्मी जी, आप भूलने कहाँ देती हैं। आप ये भूल रही हैं कि ये घर हमारा है। जब ये घर आपने हमारे नाम किया था तो शायद आपने इस घर के पूरे पैसे हमसे लिए थे, जो हमने अब तक किसी को नहीं कहा। उसके बावजूद ऊपर के मकान का किराया भी आज तक लेती रही है, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा, बस ये सोच कर कि बड़े बुजुर्गों का साया बना रहेगा। पर आज तो आपने हद कर दी, हर फैसला आप लेती रही। अब मेरी बेटी की जिंदगी का फैसला भी आप करेगी। नहीं, ये मुझे मंजूर नहीं। अब इसके लिए मुझे अपने पति और परिवार के विरुद्ध जाना क्यों ना पड़े। नाराज निया वहां से चली गई। सुगदाजी के पति कैलाश बाबू बोले, क्यों अपने बुढ़ापे को खुद खराब कर रही हो। उन लोगों की मदद तो करती नहीं, बस मन को ठेस देती हो। न जाने तुम्हारी वजह से और क्या क्या देखना बाकी है। सही कहते हैं लोग, बहू अगर अच्छी मिल जाए तो सास उसे इतना दबाती है कि एक न एक दिन बहू उसे हाथ पकड़कर बाहर का रास्ता दिखा देती है। चिंतित कैलाश बाबू वहां से चले गए। कमरे में मनोहर निया को समझाता। निया बोली, बस अब मैं आपकी भी एक नहीं सुनूंगी। मेरे बच्चों के लिए क्या अच्छा है उसका फैसला मैं करूंगी और प्यार से अपनी माँ को समझा दीजिए। ऊपर के मकान के किराए से मैं अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा निकालूंगी। हाँ, उनके खाना पीना और दवाई में कभी कोई कमी नहीं होगी। अगर उन्हें या फिर भी दिक्कत हो तो वह जा सकती है। मेरी तरफ से राम राम। इतना कहते हुए सनिया रसोई में जाने लगी। जैसे ही निया बाहर निकलने लगी, दरवाजे पर सुगदाजी कान लगाकर सुन रही थी। निया उन्हें देखते हुए मुस्कुराई और दोनों हाथ जोड़ते हुए बोली, अब बस हमें माफ कीजिए। इतना कहते हुए रसोई में चली गई। मनोहर बोला, माँ कान लगाकर सुनने की आदत आपकी गई नहीं। अच्छे खासे परिवार को आपने बिखर के रख दिया। अब तो मैं फैसला लेने लायक भी नहीं रहा। जिसे फैसला लेना था उसने ले लिया और आपने सुन लिया। मुझे भी माफ कीजिए। इतना कहते हुए मनोहर कमरे में चला गया। सुगदाजी उदास मन से कैलाश बाबू के पास गए। कैलाश बाबू बोले, तुम्हारे लिए ये जोर का झटका लगना भी जरूरी था। हर सास अपनी बहू को कमजोर समझने की गलती करती है और उसे दबाती
जाती हैं, पर वह भूल जाती हैं कि 100 दिन सास के 1 दिन बहू का होता है। अब अगर दाल रोटी पर भी आफत नहीं, शादी हो तो शुभ साफ यहाँ रहो, वरना जाओ अपने लाडले बेटे के पास, क्योंकि मैं तो यहीं रहूंगा। धीरे धीरे बात संभलने लगी। अब बच्चों की पढ़ाई में भी कोई दिक्कत नहीं होती थी, जबकि सुखदास जी के ऐशो आराम में कोई कमी नहीं आई। बस उनकी पुरानी मानसिकता उन्हें आशा करने पर मजबूर करती थी। अब हर फैसले पर हर किसी की रजामंदी होती थी, और जायज होता उसमें ही सब हामी भरते